हेलो फ्रेंड, हम लोग कल शिवांगन पब्लिकेशन के सेट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे। कल हम लोग झारखंड के जीके को डिस्कस कर चुके हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग समान अध्ययन के क्वेश्चन और अगर टाइम बचेगा तो विज्ञान और कंप्यूटर के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिम एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता थी वो पश्चिम एशिया की सभ्यता से कैसे भिन्न थी। तो हड़प्पा सभ्यता, इनके पास नगर योजना की ग्रिड पद्धति थी, ये बिल्कुल सही कथन है। हड़प्पा के पास जो है नगर योजना के लिए एक ग्रिड पद्धति होता था। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, ये भी कथन सही है। उसके बाद जो तीसरा कथन है, इनकी जल निकास प्रणाली विशेष प्रकार की थी, ये भी कथन सही है क्योंकि जो हड़प्पा संस्कृति में जो है यहाँ पर जो जल निकासी के लिए एक विशेष प्रकार की प्रणाली थी। तो ये तीनों कथन सही है और इस तरह जो हड़प्पा है ये पश्चिम एशिया की संस्कृति से भिन्न थी। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों कथन सही हैं। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दर्शन और प्रणेता, सांख्य दर्शन कपिल, ये सही है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल थे। उसके बाद न्याय दर्शन पतंजलि, नहीं, न्याय दर्शन के जो प्रणेता थे वो गौतम थे। योग दर्शन, इनके जो प्रणेता थे ये पतंजलि थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कौन सा इसमें सुमिलित है, तो केवल एक सुमिलित है। ठीक है, सांख्य दर्शन के जो है प्रणेता कौन थे? ये थे कपिल। बाकी न्याय दर्शन के न्याय दर्शन के जो प्रणेता थे वो गौतम थे और योग दर्शन के जो प्रणेता थे वो पतंजलि थे। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो ये मुगल बादशाह हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा चित्रकला का विकास हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जहांगीर। इस तरह से आप इसे याद रखिए। उसके बाद बात किया जाए साहित्य का सबसे ज़्यादा विकास किस मुगल साम्राज्य में हुआ, तो साहित्य का सबसे ज़्यादा विकास जो होता है वो अकबर के शासनकाल में होता है। उसके बाद बात किया जाए कि भवन और जो ये सब महल बनाने का सबसे ज़्यादा विकास कहाँ किस शासनकाल में हुआ, तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली में प्रतीक के रूप में विद्रोही के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? जनरल बख्त खां, मौलवी अहमद उल्ला, मनीराम दीवान या तात्या टोपे? तो यहाँ पर जो 1857 का विद्रोह होता है तो यहाँ पर जो इसका केंद्र बनाया जाता है दिल्ली बनाया जाता है और जो इसका नेता को नियुक्त किया जाता है बादशाह बहादुर शाह जफर को किया जाता है। लेकिन जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे और बूढ़े हो चुके थे, तो उनके पास शक्ति उतनी नहीं थी। सो उनके स्थान पर जो वास्तविक नियंत्रण था वो जनरल बख्त खां के पास था। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में किसने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन राय ने या विजय कृष्ण गोस्वामी ने? तो 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की जो स्थापना की जाती है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? ए ओ ह्यूम, आर्थर ग्रिफिथ, एनी बेसेंट या लॉर्ड रफरिन? तो भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो नेतृत्व किया गया था वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो स्थापना होता है ये कब होता है, किस वर्ष होता है? तो इसकी जो स्थापना होती है 1875 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1875 ईस्वी में कहाँ पर होता है? तो न्यूयॉर्क में होता है। ठीक है, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में होता है। और इसका जो स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो इसकी जो स्थापना दो लोगों के द्वारा किया जाता है। एक थे मैडम ब्लावत्स्की। ठीक है, इसका नाम नोट डाउन कर लीजिए आप क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। मैडम ब्लावत्स्की। ठीक है, इसका नाम है बलवा ब्लावत्स्की। ठीक है, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल हलकट। ठीक है, ये अलकट है, कर्नल अलकट। ये दोनों नाम आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नल अलकट। चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते आगे हम लोग। संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ठीक है, संविधान में जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व ये जोड़ा गया है कहाँ, किस देश से लिया गया था? अमेरिका से, फ्रांस से, सोवियत संघ से या कनाडा से?
तो संविधान में जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता है, ये फ्रांस की क्रांति से ली गई थी। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस की क्रांति का ही नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। तो यहीं से ये लिया गया, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? ठीक है, स्थानीय निकाय के चुनाव को कौन संपन्न कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, स्थानीय निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी? तो स्थानीय निकायों का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसके लिए जो स्थानीय निर्वाचन आयोग, स्थानीय निर्वाचन जो है, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 243, 243 के और एंड जो है ये 243 ZA, इस अनुच्छेद को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इस अनुच्छेद के तहत जो है स्थानीय निकाय का चुनाव का जिम्मेदारी राज्य सरकार को है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अनुसार जो स्थानीय निकाय का जो कराएगा वो कौन कराएगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 243 का और अनुच्छेद 243 ZA के द्वारा जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, इसका जो प्रबंध कराया जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराएगा। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषम पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों पर जो कानून बनाने का किसे अधिकार है? तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र और राज्य को, या किसी को नहीं? तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, ये केंद्र सरकार को दिया गया। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में? तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 248 में है। ठीक है, अनुच्छेद 248 के अनुसार जो अवशिष्ट शक्तियाँ उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने क्या क्या मुख्य चुनौतियाँ थी? ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हमारे जो देश में वो मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या थी? तो एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने का, लोकतंत्र को कायम रखने का, समावेशी विकास का, या आतंकवाद से मुक्ति का? तो स्वतंत्रता के समय तो उस समय आतंकवाद का उतना टेंशन नहीं था, तो ये तीनों हो जाएगा। एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने का, लोकतंत्र को कायम रखने का, और समावेशी विकास का। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के उनके क्षेत्रीय आकार, मतलब उसके एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो भारत में जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के बाद दूसरा नंबर पर कौन आता है? तो राजस्थान के बाद जो दूसरा नंबर पर आता है वो आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद जो आएगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद जो आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद दूसरा नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरा पर महाराष्ट्र और चौथा पर उत्तर प्रदेश। सो इस अनुसार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ठीक है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, या प्रायद्वीपीय पठार? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के जो मध्य है ये मालवा का पठार स्थित है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? ब्रह्मपुत्र और गंगा नहीं, ये दोनों अलग अलग है। गंगा तो भारत से ही निकलता है, ब्रह्मपुत्र है जो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, ताप्ती और व्यास ये दोनों एक ही जगह से निकलती है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु और गंगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये कहाँ से निकलती है? तो ये दोनों जो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से दोनों का उद्गम स्थल है। दोनों का जो एग्जैक्ट मानसरोवर झील नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर पर ही है। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मरुस्थल या मरुभूमि कहाँ पर बनेगी? तो अक्षांश के पास, 10 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास, या 70 डिग्री अक्षांश के पास? तो पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा मरुभूमि बनने की संभावना होती है वो 23 डिग्री अक्षांश के पास होती है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है? ठीक है, उत्तर पूर्व भारत के पहाड़ी क्षेत्र और जंगली क्षेत्र में जो निवास करते हैं वो किस प्रजाति समूह में पाए जाते हैं? तो दिनारिक,
मेडिटेरेनियन, मंगोलॉयड या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। तो ऊपर में जो ज़्यादातर जो है नॉर्थ का हिस्सा वहाँ पर मंगोलॉयड प्रजाति पाया जाता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य और उसकी राजधानी का मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो जमैका, जमैका की राजधानी कहाँ पर है? तो जमैका की जो राजधानी है, जमैका की राजधानी हो जाएगी किंगस्टन। ठीक है, जमैका की राजधानी कहाँ पर है? तो किंगस्टन। कनाडा की राजधानी ओटावा, क्यूबा का हवाना और नॉर्वे का ओस्लो। तो ये तो सीधा सीधी मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। ठीक है, भारत में जो आर्थिक उदारीकरण कैसे शुरू हुआ? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ, कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत होता है, वहाँ पर जो पहले जो औद्योगिक लाइसेंस था वो उसका जो नियम था वो काफ़ी कठोर था। तो उसके बाद में जब उदारीकरण का नीति अपनाया गया था तो उसमें थोड़ा सा नियम को है जो थोड़ा ढीला किया गया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ जो है भारत में औद्योगिक आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत होता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रत्यय निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्राय किस वर्ग को होता है? ठीक है, प्रत्यय निर्धनता निवारण का जो लाभ है प्राय किस वर्ग को होता है? तो गैर निर्धन वर्ग को, निर्धन वर्ग को, महिला वर्ग को या अन्य पिछड़ा वर्ग को। तो प्रत्यय निर्धन निवारण कार्यक्रम का जो लाभ होता है वो ज़्यादातर गैर निर्धन वर्ग को होता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से, कुश्ती से, टेनिस से या नौकायन से? तो ये तो सौरभ चौधरी काफ़ी फेमस खिलाड़ी है, निशानेबाजी के हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? फ्रांस का समाचार एजेंसी का नाम तास है, रूस के समाचार एजेंसी का नाम तास है, ऑस्ट्रेलिया के समाचार एजेंसी का नाम नमोस्ती है, जापान के राष्ट्रीय पक्ष आईबिस है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के समाचार एजेंसी का नाम जो है ये नमस्ती नहीं है बल्कि ये है AAP। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? AAP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विश्व व्यापार संगठन, इसका निर्माण कब होता है या स्थापना कब होता है? तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जो होता है 1995 में होता है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना कब होती है? 1995 में। विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन संगठन इसका जो स्थापना होता है ये 1925 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसकी स्थापना होती है 1919 में। और अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ इसकी स्थापना होती है 1865 में। तो ये भी सीधा सीधा मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, गोपाल दास का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, गोपाल दास का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो वीणा से, सारंगी से, पखावज से या सरोद से? तो गोपाल दास का संबंध जो है ये पखावज वाद्य यंत्र से है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर में निधन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है कि हमारे देश के पहले CDS कौन थे? तो विपिन रावत थे। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इनका जन्म उत्तराखंड में पौड़ी जिले में हुआ था, ये बिल्कुल सही कथन है। इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई थी, ये भी कथन सही है। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक में इनकी योजना की प्रमुख भूमिका था, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? COP26 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रोम, पेरिस, ग्लासगो या ओस्लो? तो COP26 का जो आयोजन किया गया था ये ग्लासगो में किया गया था, यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
उसके बाद अभी नोट डाउन कर लीजिए, जैसे COP27 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, और COP28 इसका आयोजन कहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो COP27 का जो आयोजन होता है ये मिस्र में होता है, और COP28 का जो आयोजन है UAE में। ठीक है, UAE में, ये 2023 में होगा सन, और ये सन 2022 में हो चुका है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पूछेगा तो लेटेस्ट ही पूछेगा। तो ये COP28 आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। नीरज चोपड़ा, इनको दिया गया, एथलीट्स से संबंधित है, यह भाला फेंक से संबंधित है। PR श्रीजेश, हॉकी से रिलेटेड, इनको भी दिया गया। प्रमोद भगत, ये पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड है, इनको भी दिया गया। भवानी देवी, ये तलवारबाजी से रिलेटेड है, तो इनको नहीं दिया गया। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है। ठीक है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, उनका संबंध किस देश से है। तो तजाकिस्तान, तस्मानिया, तंजानिया या तुर्कमेनिस्तान। तो इनका जो संबंध है ये जो है ये अब्दुल रज़ाक गुन्ना जो है ये तंजानिया के हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को 2022 का भी याद रखना है। तो 2022 में जो मिलता है नोबेल का पुरस्कार, वो किसको मिलता है, एनी एर्नॉक्स को। ठीक है, ये कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। किन्हें मिला, एनी एर्नॉक्स को मिलते हैं, और ये कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। वर्ष 2022 का साहित्य में पुरस्कार। ठीक है, तो इससे इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। टोक्यो पारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है। ठीक है, अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है, टेबल टेनिस से, वेट लिफ्टिंग से, निशानेबाजी से या डिस्कस थ्रो से। तो टोक्यो पारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला अवनी लखेरा का जो संबंध है ये है निशानेबाजी से। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 का जो आयोजन किस शहर में होता है, तो पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में या लंदन में। तो 2021 का जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो सम्मेलन होता है ये होता है आपका जाके जिनेवा में। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया। ठीक है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने पहली बार देशभक्ति बजट को पेश किया। तो दिल्ली सरकार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड की सरकार या उत्तर प्रदेश। तो देशभक्ति बजट पेश करने वाला जो पहला प्रदेश है ये है दिल्ली, यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। बाकी समान विज्ञान और कंप्यूटर के क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।